व्हाट्सएप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो आज की नहीं बल्कि तकरीबन कई सौ साल पहले की है। जिसे समय धरती पर इंसान की जनजाति को कदम रखे हुए कुछ ही साल बीते थे, पर उस समय इंसान के साथ कोई और भी चीज धरती पर आई थी। लेकिन वो कौन था ये तो आपको इस कहानी में आगे जाकर पता चलेगा। समय चल रहा है 1719 का और जगह है अमेरिका का नॉर्थर्न प्लेन, जहां पर हम एक कबीले को देखते जो बरसों से यहाँ पर रह रहा है और अपने जनजीवन को चला रहा है। उसी में से एक नारू नाम की लड़की भी है, जिसका सपना है कि वो अपने पिता और भाई की तरह एक अच्छी शिकारी बने। लेकिन असल में उसके घर वाले चाहते हैं कि वो डॉक्टर बने, जो कि घायल लोगों का इलाज करे जो शिकार करके लौटते हैं जंगल से। यहाँ पर नारू अपने डॉग के साथ शिकार पर चली जाती है और बड़ी ही देर बाद उसे एक हिरन दिखाई देता है जिस पर वो निशाना लगा रही होती है। लेकिन तभी आसमान में कुछ तेज आवाज आती है, जिसकी वजह से वो हिरन वहां से भाग जाता है और वो मायूस हो जाती है। इसी दौरान जब वह पीछे मुड़कर देखती है तो उसका डॉग एक ट्रैप में फंस चुका था, जो कि इस समय के लिए काफी आधुनिक था और ऐसी कोई चीज नारू ने पहली बार देखी थी। इसलिए वो हैरान हो जाती है कि ये ट्रैप यहाँ पर किसने लगाया होगा। खैर, अब वो लोग घर जाने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन उसे फिर से वो आवाज आती है। इसलिए वो फौरन बाहर की ओर जाती है और देखती है कि वहां पर आसमान में कोई चीज तेजी से दूसरी ओर जा रही है। उसे लगता है कि ये जरूर कोई पंछी है और वो शिकार करने के लिए बहुत ही उत्सुक है। लेकिन दोस्तों को असल में एक स्पेसशिप होता है जो दूसरे प्लेनेट से धरती पर आया था और उसके अंदर एडिटर थे जो होते तो एक आम इंसान की तरह है, लेकिन उसका सर किसी की ये शेर की तरह होता है और बस उन्हीं लोगों को मरते हैं जो शिकार करते हैं। मतलब शिकारी का शिकार होना, जिनके पास हथियार होते हैं वो उन्हीं को मारते। लेकिन क्या वो सच में इनके लिए कोई खतरा है या फिर कुछ और बात है, ये सब तो हमें आगे ही पता चलेगा। लेकिन उसे देखकर नारू बहुत ही खुश होती है और इसीलिए वो अपने भाई के पास जाती है और उससे कहती है कि उसने आसमान में एक बड़ा पंछी देखा है जिसका शिकार करके वह सभी को साबित करना चाहती है कि वो भी एक अच्छी शिकारी बन सकती है। इसलिए वो कहता है कि तुम्हें सबसे पहले उन लोगों का शिकार करना होगा जो तुम्हारे और हमारे लिए खतरा, उसके बाद हम अपने जीवन के लिए स्वीकार करना। अभी सुनकर नारो उदास हो जाती है, लेकिन उसका भाई उसके लिए सपोर्टिव होता है, इसलिए वो उसे बहुत समझता है। इसके बाद वो दोनों अपने कबीले में चले जाते, जहाँ पर नारो की माँ को हम देखते हैं जो किसी तरह की जड़ी बूटी तैयार कर रही थी कि वो एक अच्छी डॉक्टर थी और उन्हें इन सब चीजों के बारे में अच्छी जानकारी थी। वो नारो को भी यहाँ सिखाना चाहती थी, पर उसे तो शिकार करना है, इसलिए वो उस पर गुस्सा भी होती है और कहती है कि मेरे जाने के बाद यहाँ पर कोई तो होना चाहिए जो लोगों का ख्याल रखे कि यहाँ पर जंगल से बहुत लोग घायल होकर आते रहते हैं। नारू यहाँ पर उनकी हामी हाँ कर देती है, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी वही बड़ा वाला पंछी घूम रहा था। अब इसके बाद वो उसे कुछ जंगल में जाकर जड़ी बूटियां लाने को कहती है, तो वो चली जाती है और उन जड़ी बूटियों को ढूंढना शुरू कर देती। वही हम दूसरी ओर उसे स्पेसशिप को देखते हैं जो उसी जंगल में उतर चुका है और उसमें से एक प्रेडेटर भी बाहर आ गया है और वो गायब भी हो जाता है। बेसिकली इन प्रेडेटर के पास कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से ये इनविजिबल हो सकते हैं और धन नारू देखती है कि उसका भाई है और इसके साथ ही कुछ जंगल की ओर जा रहे हैं, क्योंकि उनकी एक साथ ही कोई शेर उठाकर ले गया है जिसका शायद अब बच पाना मुश्किल है। लेकिन ये लोग फिर भी उसे जोड़ने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें उस शेर को मानना होगा जो कि इनके लिए अब खतरा बन चुका है और यही इसका भी लेका वसूल है जो भी इनके लिए खतरा बनता है। ये उसे मार देते, तभी वहां पर नारू भी आ जाती है, जिसे देखकर उसका भाई गुस्सा करता है क्योंकि उसका यहाँ पर होना सही नहीं है। लेकिन वह कहती है कि वो भी शिकार करना चाहती है। उसका भाई तब वो मान जाता है, पर कहता है कि तुम बस हमारे सुराग ढूंढने में मदद करोगी। जिसके बाद ये लोग निकल जाते हैं या हम जंगल के किसी कोने में एक फुट साइकिल को होते हुए देखते हैं, जिसमें एक तितली को एक खरगोश खाता और उसको एक सांप खा जाता है। जिसके बाद उस सांप को प्रेडेटर खा जाता है और उसकी खाल खींच लेता, यानी कि वो यहीं पर घूम रहा है और इसीलिए इन लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा। अब शाम होने पर को वो घायल साथी मिल जाता है जिसके शरीर पर शेर के पंजे
लगे हुए थे, लेकिन वो जिंदा था क्योंकि शेर ने अपने शिकार को किसी और शिकार की वजह से छोड़ दिया था। खैर, अब नारू अपनी मेडिकल टैलेंट की वजह से उसे बेहोश कर देती है और कुछ फूल के पत्ते उसे खिला देती है जिससे कि वो थोड़े टाइम तक जिंदा रहेगा। अब सभी मिलकर स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसका बिले की ओर ले जाने लगते हैं, लेकिन यहाँ तब वो कहता है कि तुम लोग जाओ, मैं उस शेर को मारकर ही घर वापस लौटूंगा अब उसके साथ। नारू भी जाने के लिए कहती है, लेकिन वो मना कर देता है, लेकिन नारू फिर भी जाने लगती है और बीच में वो सांप मिलता है उसे जिसकी खाल खींची हुई थी और वहीं उसे कुछ बहुत बड़े पैरों के निशान भी दिखते हैं। और जब उस जगह पर ये लोग एक भीड़ को देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं क्योंकि वो पूरा पेट खून से सना हुआ था, यानी कि यहाँ पर जरूर कोई और है जो उनसे भी बड़ा और शक्तिशाली है। तभी वहाँ पर तब्बू आ जाता है जो उसे देखकर बहुत गुस्सा करता और कहता है कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन वह नहीं मानती तो उसे बस वही बैठने को बोलता है। जिसके बाद हम शेर को देखते हैं जो वहीं आसपास ही घूम रहा था या तब्बू का साथ ही खुद को चारा बन खड़ा हो जाता है एक पेड़ पर, लेकिन वो सच में उस लायन का शिकार बन जाता है और मारा जाता है। जिसके बाद अब बारी थी ना रुकी, लेकिन तभी उसे वहाँ कुछ आवाजें सुनाई देती है जो कि उसी क्रिएचर की दहाड़ने की थी। उसे दूर जंगल में एक लाल रंग की रोशनी भी दिखाई देती है, पर इतनी में वो शेर उस पर हमला कर देता। वो नीचे गिर जाती है, लेकिन सही मौके पर वो उस पर भाले से हमला कर दिया है जिससे कि वो वहां से भाग जाता है। यहाँ नारू बेहोश पड़ी रहती है। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खोलती है तो वो खुद को कबीले में पाती है, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी वही लाल रंग और उस पर छाई के बारे में ही बातें चल रही थी कि आखिर वो क्या चीज थी जो इतनी तेज चल रहा था। उसने आज तक ऐसी कोई भी चीज कभी नहीं देखी थी। कुछ देर बाद वहां पर तब होता है जिसके साथ उस शेर का सर भी था, मतलब उसने शेर को मार दिया और उसकी इस बहादुरी को देखकर कबीले के सभी लोग बहुत खुश होते। उसको नया चीफ बना दिया जाता है, लेकिन असल में दोस्तों सच्चाई तो यही है कि उस शेर को मारने में नारू का ज्यादा हाथ। यहाँ पर हम उस कबीले में रहने वाले कुछ और लोगों को भी देखते हैं जो तबो के चीफ बनने से कुछ खास खुश नहीं थे। अब यहाँ सब कुछ होने के बाद नारो अपने भाई को उसी रोशनी के बारे में बताती है और उसने जो जंगल में वो सांप की छिली हुई खाल को देखा था जिसे बहुत ही बेरहमी से मारा हुआ था, वो कह दिया कि मैंने पास में कुछ बड़े पंजों को भी देखा है जो कि शायद किसी क्रिएचर के हो सकते हैं या फिर किसी ऐसी चीज के जो हमने आज तक कभी नहीं देखी। लेकिन उसका भाई कहता है कि तुम्हें नींद की जरूरत है, इसलिए जाकर सो जाओ। कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था, इसीलिए वो खुद ही ठान लेती है कि वो सीरीज को पता लगा कर रहेगी और इसीलिए वो अगले दिन सूरज उगने से पहले अपने डॉग के साथ जंगल की ओर निकल जाती है। और कुछ ही दूरी पर उसे एक पेड़ पर हरा कलर का लिक्विड भी दिखाई देता है, तो शायद उसी प्रेडेटर का खून हो सकता है। उसके पास उसे कुछ बड़े पंजों के निशान भी देखते हैं जो सबूत दे रहे थे कि वो यही आसपास ही उसे ढूंढते ढूंढते शाम हो जाती है। इसीलिए वो खुद के खाने के लिए एक रैबिट का शिकार करती है और इसके लिए वो गॉड ऑफ वॉर की तरह एक एक्स बनाती है, जिसके बाद वह उसे पकाकर खा जाती है और वो उसी रात उसी जंगल में बिताती है। अब अगले दिन हम खुले मैदान को देखते हैं जहाँ पर एक भेड़िया भागते हुए शिकार कर रहा था, लेकिन तभी वो किसी चीज से टकरा जाता और फिर वो उस चीज को खाना शुरू कर देता है। वो भेड़िया भी उसे काटता है जिसकी वजह से उसके अंदर से ग्रीन कलर का खून निकलता है और ये कोई और नहीं बल्कि वही प्रेडेटर था। इसका खून असल में हरे रंग का होता है क्योंकि ये ग्रीन फ्लैग है। अब वो भेड़िए को मारकर उसकी की हड्डी यानी कि स्पिन को निकाल लेता है जो कि ऑपरेटर के शिकार करने की निशानी। उधर हम नारों को देखते हैं जो कि अपने सुबह के खाने के लिए शिकार पर निकली थी, तभी उसकी नजर एक मैदान पर पड़ती है जहाँ पर कई सारे जंगली भैंसें मरी हुई थी, उनकी स्किन भी चिली थी। नारू उसके पास जाती है और वहाँ उसे एक शिकार पड़ा हुआ मिलता है जिससे वो समझ जाती है कि ये जरूर इंसानों का काम है जो यहाँ पर शिकार करने के लिए आए। अब वो कुछ कर तो नहीं सकती, इसीलिए वो आगे बढ़ती है और तभी उसका पैर एक दलदल पर पड़ता है जिसमें वो धंसती चली जा रही थी, लेकिन सही मौके पर उसने उसे रस्सी को फेंककर खुद की जान बचा लेती है। यहाँ से वो नदी के पास जाती है और खुद को साफ करने के लिए जहां उसकी नजर सामने एक भालू पर पड़ती
है जो कि नदी के किनारे था। वो छुपकर उसका शिकार करने की सोचती है, लेकिन इतने में उसकी टूट जाती है, जिसकी वजह से उसे हल्की सी आवाज भी होती है। और फिर होना क्या था दोस्तों, वो भालू उसे देख लेता और फिर उसकी तरफ बढ़ना शुरू करता है, तो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और लकड़ियों के बीच में छुप जाती। लेकिन वो भालू अब उसकी जान के पीछे पड़ चुका था। वो किसी भी कीमत पर उसे मारकर ही रहेगा। नारो को भी पता चल चुका था, इसीलिए उसने सारी उम्मीदें छोड़ दी। लेकिन तभी वो आ जाता है जिसका सभी को इंतजार था। जी हाँ, ऑपरेटर रोज भालू से लड़ना शुरू करता है और यहाँ पर नारो पहली बार किसी चीज को ऐसे लड़ते हुए देख रही थी जो दिखाई नहीं दे रही थी। वो डरी हुई थी। उधर वो भालू स्पेक्टेटर पर भारी पड़ने लगता है, लेकिन तभी उसे गुस्सा आ जाता है और वो एक ही झटके में उसे मारकर गिरा देता है। जब हम इस डर की असली ताकत को देख पाते हैं, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और उसे उठाकर वो चिल्लाना शुरू करता है। जब उसने उस भालू को उठाया था तो उसका पूरा खून उसके ऊपर गिर जाता है और वो पूरा लाल हो जाता है, जिससे कि वो विजिबल हो गया था। और फाइनली नारो उसे पहली बार देख पाती है और यहाँ वो उसके पास रुकने का समय नहीं है, इसलिए वो जितनी जल्दी हो सके भागना शुरू कर दिया। अगर वो जंगल के रास्ते से गई तो मारी जाएगी, और इसीलिए वो पानी का रास्ता चुनती है और उसी नदी में बहते हुए दूसरी ओर चली जाती है, जहाँ पर उसे तब्बू के साथ ही मिलते हैं। जूसी को ढूंढ रहे थे क्योंकि उसके घर वाले परेशान हो रहे हैं, लेकिन नारो ने सब बता दी है। उसने अभी कुछ देर पहले जंगल में एक ऐसा जीव देखा जो दिखाई नहीं देता, लेकिन वो है पूरी तरह से एक इंसान ही। अब ये सुनकर सभी उसकी बात का मजाक बनाते हैं, क्योंकि उन्हें अभी सच्चाई का अंदाजा नहीं है। और फिर सभी मिलकर उसे पकड़ लेते हैं और वहीं पास में ही एक पेड़ से बांध देते हैं ताकि वो फिर से कहीं ना भाग जाए। अब इसके बाद वो लोग अपने खाने के लिए कर रैबिट को पकड़ते हैं, पर इसी बीच एक लेज़र आकर एक लड़के पर लगती है। वो सभी हैरान थे कि आखिर ये क्या चीज है। दरअसल ये प्रेडेटर था और उसने उन सभी लोगों के हाथों में हथियार देख लिया था जो कि उसे पसंद नहीं है, इसीलिए वो सभी को मारना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर नारो बंद हुई थी तो वो जैसे तैसे करके खुद को छुड़ा लेती है और फिर वहां से भागना शुरू कर देती। इतने में उस पे रिटन ने सभी की खोपड़ी तोड़ दी थी। उधर नारो भागते हुए एक मैदान में पहुंच जाती है, जहां पर उसे अपने एक और साथ ही मिलता है, जिसे वो लेटने को बोलती है। लेकिन प्रेडेटर असल में अपने शिकार को उसके अंदर से निकलने वाली हिट यानी ऊर्जा के जरिए ढूंढता है, और यहाँ भी उसने यही किया। इस वजह से वो लड़का उसके चंगुल में आ गया और यहाँ नारू बचकर भाग जाती है, लेकिन आगे जाकर वो एक ट्रैप में फंस जाती है और असल में वो भी उसके पीछे ही था, लेकिन उसे ट्रैप में फंसा हुआ देखकर वहां से चला जाता है बिना मारे। अब कुछ देर बाद वहां पर कुछ इंसानी शिकारी आते हैं जिनके हाथ में बंदूक थी। उन्होंने ये उस ट्रैप को लगाया था और उन्होंने उन भैंसों को भी मारा था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उनसे भी बड़ा एक शिकारी आ चुका है। सारे इंसान नारू को पकड़कर अपने कैंप में ले जाते हैं, जहां पर उसके पास एक आदमी आता है उसकी भाषा जो जानता था, इसीलिए वो उससे कहता है कि अगर तुम्हें उसके बारे में कुछ भी पता है तो हमें बता दो, क्योंकि उसने हमारे बहुत से लोगों को मार गिराए। दरअसल दोस्तों, इन्हें पता था कि वो प्रेडेटर कितना खतरनाक है, लेकिन यहाँ पर नारू कहती है कि उसे कुछ भी नहीं पता। कुछ देर बाद वहाँ पर उन शिकारियों का सरदार आता है जिसके कब्जे में नारू का भाई ताबूत था। उन्होंने उसे कैद करके रखा था। अब अगले दिन ये सभी शिकार के लिए प्लान बनाते कि हमें इन दोनों को एक पेड़ से बांध देंगे, जब वो इनका शिकार करने के लिए आएगा तो हम उसे मार देंगे। और कुछ देर इंतजार करने के बाद वो आ भी जाता है दोस्तों। यहाँ पर फिर हम पहली बार उसके पूरे रूप में उसे देख पाते और उसने अपने स्तर पर एक मास्क पहन रखा था जिसके अंदर से एक लेजर निकल गई थी। वही उसका सबसे बड़ा हथियार है, इसीलिए वो सी लेजर की मदद से कुछ शिकारियों को मारता है। तभी उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है, लेकिन उसके लिए वो ट्रैप कुछ भी नहीं था, वो चुटकी में ही उसे फ्री हो जाता। उधर नारू अपने भाई से कहती है कि तुम घबराओ मत, ये उसी को मारता है जिसके हाथ में हथियार होगा, लेकिन वो कहता है कि हमें इसे मानना होगा। तुमने जैसे उस दिन उस शेर को घायल किया था वैसे ही इसे आज कर दो, जिसके बाद सारे काम मैं कर दूंगा। तो आज वो मुफ्त की तारीफ को बटोरना चाहता था, और ये इतना आसान नहीं है क्योंकि वो तो पागलों की तरह सभी को मारे जा रहा था और उसके सामने कोई टिक भी नहीं पा रहा था। तो मारेगा क्या उसे?
और इतने में नारू वही लगे एक स्क्रैप की मदद से अपने भाई की रस्सी को काट लेती है और फिर तब वो कहता है कि मैं अपने घोड़े को लेकर आता हूँ और वही ना वो अपने डॉग को कैंप में रिहा करने चली जाती है। लेकिन तभी वहां से वो ट्रांसलेटर मिल जाता है जो उसकी भाषा को जानता था। वो कहता है कि तुम मेरा इलाज कर दो, मैं तुम्हें अपनी बंदूक दे दूंगा। दरअसल दोस्तों उसके पैर को ऑपरेटर ने खा लिया था, जिससे वो लंगड़ा हो गया था और यहाँ पर वो उससे भी वही अनोखा फूल खिला देती है जिससे कि उसका शरीर ठंडा पड़ गया था। लेकिन इसी बीच ऑपरेटर यहाँ आ जाता है और अब होगा असली खेल शुरू। पहले तो वो सा आदमी को देख नहीं पाता क्योंकि उसका शरीर अभी ठंडा हो चुका था, इसीलिए वो उसके हाथ पर चढ़कर गुजरता है। लेकिन तभी वो चीखने लगता है और इसके बाद वो सिर्फ पूरा ही खत्म कर देता है। तभी वहाँ तब वो आ जाता और अचानक से उस पर हमला करता है। वो